नमस्ते, मेरा नाम विवेक तिवारी है। मैं सहायक अध्यापक चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी। आज आप लोगों को विलियन का भाग 2 बताऊंगा। पिछले लेक्चर पे हम लोग विलियन के भाग 1 पर चर्चा कर चुके थे, जिसपे हमने विलियन क्या होता है, विलियन का प्रकार और विलियन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां तथा विलेयता का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग आज के चैप्टर पे राउल्ट का नियम और विलियन के अणुसंख्य गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं विलियन के राउल्ट के नियम पर। देखिए, राउल्ट का नियम किसी भी विलियन के वाष्प दाब के लिए लागू होता है। तो पहले हम विलियन का वाष्प दाब समझते हैं। वाष्प दाब, इसमें जो पहला शब्द है वेपर प्रेशर, पहले हम वेपोराइजेशन या वाष्पन की क्रिया को समझेंगे। मान लीजिए किसी पात्र में, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पहले हम वाष्पन समझेंगे और फिर हम उस वाष्पन से वाष्प दाब पर जाएंगे। तो मान लीजिए किसी पात्र में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने 6, 7, 8 में ही पढ़ा हुआ था कि जो द्रव के कण होते हैं वो अनियमित रूप से यहाँ वहां जहां तहां गति करते रहते हैं, जिसे हम ब्राउनी गति या जिग जैग मोशन कहते हैं। अब ये लगातार अनियमित रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। इन कणों को जब गति करते हैं तो आपस में टकराएंगे तो कुछ की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और कुछ की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। जिन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जब पृष्ठ की कुछ कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वह अधिक गतिज ऊर्जा वाला पृष्ठ, जब कभी अधिक गतिज ऊर्जा वाला कण जब कभी पृष्ठ के समीप आता है तो वो उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। हालांकि बाहर जाते ही उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसके बाद वो पुनः फिर से वापस आ जाता है। इस प्रकार से जो बाहरी वाले कण हैं वो संघनित होकर पुनः वापस आते रहते हैं। तो इस प्रकार से वाष्पन और संघनन का क्रम द्रव के पृष्ठ पर लगातार चलता रहता है। गया आया, गया आया, ये प्रक्रिया जो है द्रव के पृष्ठ पर लगातार चलती रहती है। इस क्रिया को हम लोग द्रव का वाष्पन कहते हैं। जैसे आप हाथ में पेट्रोल डाल लीजिए तो आपको ठंडक का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में बहुत तेजी से वेपोराइजेशन होता है। उस वेपोराइजेशन के कारण, वाष्पन के कारण हमें ठंडक का अनुभव होता है। अब बात करते हैं वाष्प दाब की। मान लीजिए इस पात्र में मैंने एक ऐसा उपाय लगाया कि इस पात्र के अंदर की पूरी गैस निकाल दी गई, यानी अंदर वायु नहीं रह गई। खैर, वाष्पन की क्रिया होती रहेगी किसी भी टेम्परेचर पर। यहां से हमने कट कर दिया, वाष्पन की क्रिया होती रहेगी। तो ये जो वाष्पित होने वाले अणु हैं और ये जो संघनित होने वाले अणु हैं, एक कंडीशन के बाद इनमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। यानी जितने अणु वाष्पित होंगे उतने ही अणु संघनित होंगे। क्यों? ताकि इसके अंदर का टेम्परेचर सेम बना रहे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इनमें वाष्पित और संघनित होने वाले कणों की संख्या बराबर हो जाती है, उनमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, तब इन वाष्पित होने वाले कणों के द्वारा द्रव के पृष्ठ पर जो दाब लगाया जाता है उसे हम द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। सो क्लियर हो गया? वाष्प दाब, वाष्पित होने वाले अणुओं के द्वारा द्रव के पृष्ठ पर जो दाब लगाया जाएगा उसे हम द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की। राउल्ट ने इसी वाष्प दाब के लिए एक नियम प्रस्तावित किया है, जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। ये वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए है। देखिए, जब राउल्ट जी ये नियम प्रस्तावित कर रहे थे वाष्प दाब ज्ञात करने का, तो उनके दिमाग में एक चीज आई कि यार विलयन तो दो तरह के हैं। एक जिसमें वाष्पशील विलेय घुला हुआ है। भाई विलेय घुला है ना, विलयन कैसे बना है? विलायक में विलेय घोलकर बना हुआ है। विलायक तो वाष्पित होगा ही, लेकिन विलेय के बारे में क्या? तो विलेय दो तरह के हो सकते हैं। एक जो कि वाष्पशील विलेय हो और दूसरा जिसमें अवाष्पशील विलेय मिला हुआ हो। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे दूध है वो लिक्विड होता है, तो पानी में आप दूध मिला रहे हैं, तो जब पानी में दूध मिलाएंगे तो इसमें जो पानी है, जैसे दूध ज्यादा है और पानी कम है, तो ये दोनों ही प्रकार की चीजें वाष्पशील हैं। तो कोई भी एक लेंगे आप तो वो वाष्पशील होगा। लेकिन अगर आप पानी में नमक मिलाएंगे तो नमक वाष्पित नहीं होता।
तो इसका मतलब विलेय दो कैटेगरी के हो सकते हैं, वाष्पशील विलेय और अवाष्पशील विलेय। इस प्रकार से विलयन भी दो कैटेगरी वाला हो गया, पहला जिसमें वाष्पशील विलेय घुला होगा और दूसरा जिसमें अवाष्पशील विलेय घुला होगा। इस आधार पर राउल्ट ने अपना नियम प्रस्तुत किया दोनों के लिए अलग अलग। मैं साथ साथ लिखता चल रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर हम लिखेंगे वाष्पशील विलेय के लिए और इस तरफ हम लिखेंगे अवाष्पशील विलेय के लिए। देखिए बेसिकली वो नियम एक ही है लेकिन उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, मतलब उसी में थोड़ा बहुत इफ एंड बट्स लगाकर दोनों कंडीशन हमें मिल जाती है। राउल्ट ने कहा कि किसी भी विलयन का जो किसी भी विलयन के किसी भी घटक का, अब घटक दो ही है, विलेय और विलय, किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होगा वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। मान लीजिए ए और बी मिलकर विलयन बना रहे हैं, यहां पर ए विलेय है और बी विलायक है। अब इसमें ए भी वाष्पशील है और बी भी वाष्पशील है। यहां पर भी वही कंडीशन लेते हैं, ए और बी मिलकर विलयन बना रहे हैं लेकिन इसमें ए जो है वह वाष्पशील नहीं है। तो हम इसको सीधे सीधे कट कर देते हैं क्योंकि इसका राउल्ट के नियम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें वाष्प दाब याद करना है, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, विलेय जो बी विलायक है इसके लिए हम राउल्ट का नियम लागू होगा, यानी राउल्ट का नियम वाष्पशील विलेय वाले में दोनों पर लागू होता है, अवाष्पशील वाले में केवल विलायक पर लागू होता है। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या है, फिर हम दोनों पर अप्लाई कर देंगे। राउल्ट ने कहा कि विलयन में किसी भी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब किसी भी घटक का वाष्प दाब, आई मीन्स कोई भी, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, किसी भी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात जब मैं ए लिख रहा हूं तो ये समानुपाती होगा x ए के, और जब मैं b लिख रहा हूं तो ये समानुपाती होगा x b के। देखिए हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी समानुपात का चिन्ह हटाया जाता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। यहां पर मैं शुरुआत से ही शुरू कर लेता हूं, यहां पर PI बराबर PIO XI। अब ये PIO क्या है? अगर हम विलेय और विलायक को अलग बिल्कुल स्टार्टिंग अवस्था में लेते हैं, विलयन बनाने से पहले, उस अवस्था में जो उसका वाष्प दाब प्राप्त होगा उसे हम PIO कहेंगे। अर्थात मूल अवस्था में किसी भी घटक का वाष्प दाब PIO कहा जाएगा। इस केस में विलेय का वाष्प दाब, अब विलयन में विलेय का वाष्प दाब PAO इंटू एक्स ए के बराबर होगा, और जबकि विलयन में विलायक का जो वाष्प दाब होगा वह PBO इंटू एक्स ए के बराबर कहा जाएगा। ये विलयन में विलेय और विलायक के वाष्प दाब हो गए। इसका मतलब अगर मुझे पूरे विलयन का वाष्प दाब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब जोड़ देना पड़ेगा। सो P बराबर PA प्लस PB, वैल्यू लिख देंगे PAO XA प्लस PBO XB, O फॉर ओरिजिनल। इस प्रकार से यह है वाष्पशील विलेय घुले होने पर राउल्ट का नियम हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरी वाली कंडीशन की, जब अवाष्पशील विलेय है। देखिए जब अवाष्पशील विलेय है तो यानी ए जो है वो वाष्पित नहीं होगा। अब जब ए वाष्पित नहीं होगा तो वाष्पित केवल बी होगा। इस कंडीशन में जो विलयन का वाष्प दाब है वो सीधे सीधे विलायक के वाष्प दाब के संबंधित होगा, यानी यहां पर P विलयन का कुल वाष्प दाब, PA की वैल्यू आप ऐसे समझिए, PA की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0 और PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PB नॉट इंटू एक्स ए, सॉरी एक्स यहां पर एक्स ए नहीं एक्स बी होना चाहिए, एक्स बी इंटू एक्स बी। अब एक चीज और देखिए, इसका मतलब विलयन का कुल वाष्प दाब जो है वह विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो P बराबर PB नॉट इंटू एक्स बी। अब जब केवल विलायक है तो हम PB नॉट PB न लिख करके हम लिख ले रहे हैं P नॉट। P0 जो है वह विलायक का वाष्प दाब रिप्रेजेंट कर रहा है इंटू एक्स बी। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत? साथ में जो ए वाली कंडीशन है वो
जीरो हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर जो ए वाली कंडीशन है वो जीरो हो गई। तो P बराबर पीवी नॉट एक्स बी यहाँ से हमने स्टार्ट किया और मान लिया कि जो विलायक का वाष्प दाब है उसको पीवी नॉट ना लिख करके हम लोग पी नॉट लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर होगा? मैं इधर का लिखा रहने देता हूं ताकि आपको क्लियर है। अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी थी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी कि एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए वैल्यू रखते हैं। सो P बराबर P नॉट 1 माइनस एक्स ए। ओके, अब एक चीज और देखिए, यहां से अगर मैं P अपॉन P नॉट या P0 की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो आएगा 1 माइनस एक्स ए। एक काम करते हैं, एक्स ए को इधर ले आते हैं और बाकी चीज को उधर ले जाते हैं, ठीक है। सो एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस P अपॉन P0, इसका मतलब P0 माइनस P अपॉन P0 एक्स ए। अब ये P0 क्या है? ये विलायक का मूल अवस्था में वाष्प दाब था, कैपिटल P। अब ये जो विलयन बन गया है वाष्पशील पदार्थ घोलने के बाद, तो ये विलयन का वाष्प दाब है और ये हमने विलायक के वाष्प दाब से भाग दे दिया। ये कहलाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अर्थात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाव। तो फार्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर, उधर लिख देते हैं। सो हम फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज Na अपॉन Na प्लस Nb के बराबर होता है। अगर बहुत ज्यादा तनु विलयन है तो उस केस में Na की वैल्यू जो है वो Nb से बहुत कम होगी और इस तरह की कंडीशन में P0 माइनस P अपॉन P बराबर Na अपॉन Nb यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यह विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब जबकि हमने राउल्ट का नियम समझ लिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और विलयन के अणुसंख्य गुणधर्मों की बात करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि विलयन में किस प्रकार से कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं, विलयन के अणु संख्य गुणधर्म। देखिए यहां नाम से स्पष्ट हो रहा है अणुओं की संख्या वाले गुण, यानी कि वो विलयन के वे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब देखिए विलयन की अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले बेसिकली 4 प्रकार के गुण हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। देखिए राउल्ट के नियम पर हमने इससे संबंधित कुछ चर्चा की थी, यहां पर थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा आएगा परासरण दाब। अब हम इन पर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा है इस पर वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। देखिए एक बार दोबारा हम वाष्पन की उसी परिभाषा पर जाते हैं जिसको कि हमने राउल्ट के नियम पर स्टार्टिंग में देखा था। मान लीजिए ये एक पात्र है और इसके अंदर ढेर सारे इस प्रकार से द्रव है जो कि अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। जब कभी अधिक गतिज ऊर्जा वाला अणु द्रव के पृष्ठ के समीप आता है तो वो उसे छोड़कर चला जाता है और फिर वो पुनः वापस संघनित होकर वापस आता है। इस प्रकार ये द्रव के पृष्ठ पर जो भी दाब लगाता है उसे हम द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। ये हमने देखा था पीछे, राइट। अब क्या होगा कि अगर हम इसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलायक मिला देते हैं। अब अवाष्पशील विलायक ये होता है वो वाष्पित नहीं होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पहले 6 अणु थे जो कि वाष्पित हो रहे थे। आपने इसमें अवाष्पशील विलेय, सॉरी विलायक बोल गया, अवाष्पशील विलेय जैसे कि नमक मिला दिया तो वो इन 6 में से कुछ अणुओं का स्थान ले लेगा। मान लीजिए कि 2 जगहों पर यहाँ पर नमक के अणु आ गए तो वो तो वाष्पित नहीं होंगे, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब वाष्पित नहीं होंगे तो इस प्रकार से वाष्पित होने वाले कणों की संख्या में कमी आ जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब में भी कमी दिखाई देने लगती है। इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। मानिए कि मान लेते हैं कि माना विलायक का
मूल वाष्प दाब। अब यहां पर मूल से मतलब है प्रारंभ में, जबकि विलायक में कुछ नहीं मिलाया गया है। मूल वाष्प दाब P नॉट है, ठीक है। और विलयन का, मान लीजिए उसमें नमक या कोई और अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया गया और जो विलयन बनता है, तो विलयन का वाष्प दाब कैपिटल P है। हमने ये चीज मान ली। अब जैसा कि मैंने कहा कि वाष्प दाब में कमी आ गई, यानी कि PO से P का मान कम होना चाहिए, तो इसलिए वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन ये होगा PO माइनस PK। यहीं पर एक टर्म और बोला जाता है जिसे हम वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन कहते हैं। सापेक्ष का मतलब है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एकांक में कितनी कमी आई। तो कैपिटल P में कमी आ रही है PO माइनस P की, तो एक में कमी आएगी PO माइनस P अपॉन PO की। तो इसको हम कहेंगे वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन बराबर PO माइनस P अपॉन PO। इसको आप डेल्टा P अपॉन PO भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से यह वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन हमें प्राप्त हो गया। अब राउल्ट का नियम देखिए, इसी के लिए तो लागू था। उसने कहा था कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में जो सापेक्ष अवनमन है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो उसको भी यहां से लगाया जा सकता है। और इस प्रकार से अगर हमको विलेय का मोल प्रभाज पता है और मान लीजिए PO पता है, तो हम विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। या इसमें से अगर तीन चीजें ज्ञात हैं, XA, PO और P, अगर दो चीज दी गई है तो कोई भी तीसरी चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम पहुंचेंगे, या इसको थोड़ा सा और मैं फार्मूले के रूप में अगर लिख दूं तो आपके लिए और बेटर हो जाएगा। चलिए इसको हटा के फार्मूले के रूप में पहले मैं लिख देता हूं इसको। हमने राउल्ट के नियम में सीखा था कि PO माइनस P अपॉन PO बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ये अति विलय, जो अति तंग विलयन है उनके लिए यूजफुल था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं W बाई M अपॉन कैपिटल W बाई कैपिटल M। यहाँ पर कैपिटल W विलायक का भार है और कैपिटल M विलायक का अणुभार है। सो PO माइनस P अपॉन PO। इस प्रकार से अगर आपको विलेय का भार दिया है, विलायक का भार दिया है, विलेय और विलायक के अणुभार ज्ञात हैं और विलायक का वाष्प दाब दिया गया है, तो आप विलयन के वाष्प दाब की गणना कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। या फिर कोई भी अगर एक चीज अज्ञात है तो हम उसकी गणना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचेंगे क्वथनांक में उन्नयन पर। देखिए पहले आप क्वथनांक शब्द को समझ लीजिए। क्वथनांक में उन्नयन, उसी परिभाषा पर वापस जाते हैं। कई सारे अणु वाष्पित हो रहे थे, ठीक है, लेकिन ये फिर से संग्रहित होकर वापस भी आ रहे थे। अब ये वापस क्यों आ रहे थे? क्योंकि वायुमंडलीय जो दाब है ये इसको पुनः द्रव के पृष्ठ पर वापस भेज देता है। यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें किसी प्रकार से गैस आदि लगाकर, तो इन कणों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। और जब इन कणों की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो क्या होगा, एक इनके वाष्प दाब का मान यानी इनकी पावर या एनर्जी या गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इनका वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। और जब ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वायुमंडलीय दाब इन वाष्पित होने वाले कणों को वापस द्रव के पृष्ठ पर नहीं भेज पाएगा। और इस कंडीशन में ये कण स्वतंत्र हैं और ये इस द्रव को छोड़कर चले जाएंगे। यह घटना किसी भी द्रव के लिए जिस टेम्परेचर पर होती है उस टेम्परेचर को हम लोग द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ओके, सो आपको क्वथनांक क्लियर हो गया होगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होने वाले जल का वाष्प दाब ठीक उतना ही होता है जितना कि वायुमंडलीय दाब होता है। इसलिए ये जो द्रव है क्वथित होकर उड़ जाता है। अब जब आपने इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो मान लीजिए 6 थे और 4 बच रहे हैं, तो यानी कि वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। यानी कि अब ये कम ही अणु रह गए जिनको कि इस वायुमंडलीय दाब की बराबर करना है। तो इसलिए हमें इसको और ज्यादा ताप देना पड़ेगा। ज्यादा ताप देने का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले 100 पर ही काम चल जा रहा था तो अब मुझे इसको 101 या 102 आदि कुछ ऐसा ताप देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे क्वथनांक में कुछ वृद्धि आ जाएगी। आपने देखा होगा कि अगर कुकर में दाल हम लोग डालते हैं तो अगर आप किसी दिन नमक डालना भूल जाएं तो वो
दाल जो है अच्छे से गलती नहीं है या फिर देर से गलती है। इसका कारण यह है कि वो जो है पानी के टेम्परेचर पर गल रही है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन अगर आपने उसमें नमक मिला दिया तो उसका क्वथनांक कुछ बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ने का मतलब कि अब जो उस जल का ताप है वो 100 ना होकर के 101 या 102 होता है, इसलिए आसानी से दाल गल जाती है। तो खैर ये क्वथनांक में उन्नयन है। अब हम इसके लिए भी कुछ चीजें मान लेते हैं कि माना विलायक का क्वथनांक TO है और विलयन का क्वथनांक T है। तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे होगा? उन्नयन का मतलब यह हुआ कि बढ़ गया, तो जो बढ़ा है इससे एक छोटे वाले को घटा लेंगे। सो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा T माइनस TO। अच्छा, अगर यही मुझे क्वथनांक में सापेक्ष उन्नयन निकालना है तो सापेक्ष उन्नयन, तो ये हो जाएगा डेल्टा T अपॉन TO बराबर T माइनस TO अपॉन TO। एक चीज और समझिए यहीं पर, क्वथनांक डायरेक्टली किससे संबंधित है? मैंने पूरी चीज आपको इसलिए बताई ताकि आप समझ सके क्वथनांक का डायरेक्ट संबंध है वाष्प दाब से। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वथनांक में जो उन्नयन आ रहा है, सापेक्ष उन्नयन आ रहा है, वह वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती है। और वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती है? राउल्ट के नियम से विलेय के मोल प्रभाज के। इसका मतलब कि क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वह भी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, और अतितनु विलीनों के लिए इसका मान स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको क्वथनांक में सापेक्ष उन्नयन या उन्नयन ज्ञात करना है और विलेय और विलायक के मोलों की संख्या दी गई है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसके बराबर पे आप W/m अपॉन कैपिटल W बाई कैपिटल M वाला भी फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, सो ये चीज हो गई क्वथनांक में उन्नयन के व्यंजक की। एक चीज और है, जो क्वथनांक में उन्नयन है वो वाष्प दाब के समानुपाती है। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करके, चलिए इसको पहले हटाओ फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने लिखा यहां पर डेल्टा T अपॉन T बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, यानी कि W/m अपॉन कैपिटल W बाई कैपिटल M। मान लीजिए विलायक हमने पानी ही लिया, तो विलायक के केस में जो विलायक का अणुभार होगा वो तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा T अपॉन T, ये T नॉट होगा, T नॉट बराबर W/m अपॉन कैपिटल W और गुणे में कैपिटल M। यहाँ कैपिटल M जो है वो विलायक का अणुभार है, हम इसे एज ए कांस्टेंट भी रिफर कर सकते हैं। पानी का अणुभार जो है कांस्टेंट ही होगा, कोई भी विलायक लेंगे उसका अणुभार जो है वो कांस्टेंट ही होगा। अतः क्वथनांक में जो, अब ये क्या रह गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अतः क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। और जब भी मोल कोई समानुपात का चिन्ह हटाया जाता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है। यहां पर हम Kb कांस्टेंट का प्रयोग कर रहे हैं, B फॉर बॉइलिंग, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोललता को हमने स्मॉल m से व्यक्त किया था, सो डेल्टा T अपॉन T0 बराबर Kb इंटू स्मॉल m, या फिर मोललता रख सकते हैं और आप यहाँ पर मोललता का फार्मूला लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित कुछ सूत्र और परिभाषाएं हैं जिनका यूज न्यूमेरिकल्स लगाने पे होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचेंगे हिमांक में अवनमन पर। हिमांक में अवनमन। अब देखिए, पहले हम इसके पहले कि हम क्वथनांक में उन्नयन समझे, मतलब हिमांक में अवनमन समझे, हमको पहले हिमांक पता करना पड़ेगा। तो मैं एक बार हिमांक की परिभाषा बता देता हूं क्या होता है। जिस ताप पर किसी पदार्थ की द्रव और ठोस अवस्थाएं एक साथ साम्य अवस्था में स्थित हो सकती हैं, उसे उसका हिमांक कहते हैं। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बनता है और एट द सेम टेम्परेचर बर्फ पानी बनता है, यानी कि ये वो ताप है जिस पर द्रव और ठोस
दोनों प्रवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। तो इस प्रकार के ताप को हम लोग हिमांक कहते हैं। और इस हिमांक पर द्रव और ठोस रूपों के जो वाष्प दाब हैं वो समान होते हैं, और इसी वाष्प दाब को, भाई दोनों का टेम्परेचर ही सेम है इसलिए इनके वाष्प दाब समान होते हैं आपस में, और इस वाष्प दाब को हम लोग हिमांक की अवस्था का वाष्प दाब कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर प्राप्त होता है जिसमें कोई भी जो पदार्थ है वो द्रव और ठोस अवस्था में आपस में समांगी रूप से परिवर्तित हो सकता है, उसे हम द्रव का हिमांक कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन। देखिए, जब हम किसी पदार्थ में कोई अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो अब वो विलेय तो घुलेगा नहीं, तो जो विलेय उसमें वाष्पित नहीं होगा, तो जैसे वहीं यहीं पर देखते हैं, वही पुराने वाले एग्जांपल की सहायता से मान लीजिए कि 6 अणु थे जो कि वाष्पित हो रहे थे। ठीक, हमने क्या किया, इसमें से 2 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवाष्पशील वाली जगह घेर ली। जब इस अवाष्पशील वाली जगह घेर ली तो अब मुझे अगर इसको ठंडा करना है, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको ठंडा करता चला जा रहा हूं वैसे वैसे ये वाष्पित होने वाले अणुओं की संख्या में कमी आती जा रही है। तो अब अगर मुझे इसी वाष्प दाब को मेंटेन करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। और ज्यादा ठंडा करने का मतलब कि हिमांक में कमी आ जाएगी। तो ये घटना हिमांक में अवनमन कहलाती है। बाकी इसको फार्मूले में कैसे लिखते हैं आइए देख लेते हैं। माना विलायक का हिमांक, माना विलायक का हिमांक TO है, और साथ साथ विलयन का हिमांक, हर बार की तरह विलयन का हिमांक कैपिटल T है। ठीक, तो हिमांक में अवनमन कितना होगा, देखिए पहले से कम हो गया है तो इसलिए इस ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देंगे। तो हिमांक में अवनमन डेल्टा T बराबर TO माइनस T। अच्छा, सापेक्ष अवनमन कितना हो जाएगा, सापेक्ष अवनमन डेल्टा T अपॉन TO बराबर TO माइनस T अपॉन TO। ये भी अच्छा एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो हिमांक में अवनमन है यह भी वाष्प दाब से ही संबंधित है, वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित है। सो डेल्टा T अपॉन TO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा P अपॉन PO। और ये किससे संबंधित था या किसके बराबर था, ये था विलेय के मोल प्रभाज के, अर्थात बराबर में ये था स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिमांक में अवनमन है, चलिए मैं इसको यहां से हटा के फिर से लिखता हूं आगे, कि जो हिमांक में अवनमन है, सापेक्ष अवनमन है, वह विलयन की मोललता के समानुपाती होगा, सेम जैसे कि हमने क्वथनांक में उन्नयन निकाला था। बस अब की बार यहां पर जो कांस्टेंट आएगा उसे हम KB न लिख करके KF लिखते हैं, F फॉर फ्रीजिंग, तो KF इंटू स्मॉल m से डेल्टा T अपॉन TO। यहां पर KF विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक है। सो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर आपको कोई चीज दी गई है तो उसे हम फाइंड आउट कर